13 जुलाई 2024 से 30 जनवरी 2025 के बीच 201 दिन होते हैं। हमास ने अपने मिलिट्री लीडर मोहम्मद दिएफ की मौत का ऐलान करने में इतने ही दिन लगाए। जुलाई 2024 में इजराइल ने पहली बार दिएफ की मौत का दावा किया था। अगस्त 2024 में उसने पुष्टि भी कर दी, मगर हमास चुप रहा। उसने पुष्टि तब की जब इजराइल के साथ युद्ध विराम हो गया। दिएफ की मौत के साथ ही हमास की तिकड़ी का खात्मा हो गया है। बाकी दो थे, इस्माइल हानिये और याह्या सिनवार। किसी एक जंग में हमास को लगा यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है, फिर भी वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जब बंधकों की रिहाई के वीडियो आते हैं उसमें हमास की पूरी बटालियंस दिखती हैं, माने यह दिखाने की कोशिश हो कि हमास अभी भी सलामत है और गाज़ा पर हमास का एक छत्र अधिकार भी है। टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद भी हमास कैसे बचा रहा? इजराइल उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाया और क्या यह इजराइल के लिए फिर से ख़तरा बन सकता है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का राजदूत के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी में अपनी फौज उतारी। उनके दो मकसद थे, पहला हमास को पूरी तरह ख़त्म करना और दूसरा बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना। ये जंग 15 महीने तक चली। फिर 15 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। 19 जनवरी से युद्ध विराम लागू है। अभी बंधकों और कैदियों की अदला बदली चल रही है। दोनों एक दूसरे के यहाँ जो लोग बंद हैं उन्हें बंधक ऑब्लिक कैदी कहते हैं। युद्ध विराम से पहले इजराइल ने हमास के कई नेताओं की हत्या की। इसमें 3 सबसे अहम थे, क्योंकि उन्होंने ही 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग की और इजराइल के खिलाफ जंग में वही लीड कर रहे थे। एक एक कर जानिए। पहला नाम इस्माइल हानिया या इस्माइल हानिये भी कहते हैं। उनकी पैदाइश गाज़ा पट्टी में एक रेफ्यूजी कैंप की थी। 1980 के दशक में पहले इंतफादा के दौरान वो हमास से जुड़े। 3 बार इजराइल ने उन्हें अरेस्ट किया। 1992 में उन्हें निर्वसन में लेबनान भेजा गया। वापस लौटने के बाद उन्हें हमास की लीडरशिप में मौका दिया गया। हमास ने 2006 में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का इलेक्शन हानिये के नेतृत्व में ही लड़ा। इसमें हमास की जीत हुई। हानिये फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2007 में फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया और इसी के बाद गाज़ा में हमास और फतह मूवमेंट के बीच एक हिंसक लड़ाई हुई, जिसे आप फ़िलिस्तीन का गृहयुद्ध कह सकते हैं, जिसमें हमास ने फतह को खदेड़ा गाज़ा पट्टी से और गाज़ा पट्टी का डिफैक्टो शासक हमास बन गया। जो बचा हुआ फ़िलिस्तीन है यानी वेस्ट बैंक की तरफ, वहाँ पर अभी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल है। 2007 से 2017 तक हानिये गाज़ा में हमास के लीडर थे। 2017 में उन्हें हमास के पॉलिटिकल विंग की कमान सौंपी गई। हानिये को हमास का पॉलिटिकल हेड बनाया गया और इसके बाद हानिये गाज़ा छोड़कर कतर में रहने लगे और वहीं से हमास के लिए सपोर्ट जुटाते थे। जुलाई 2024 में हानिये ईरान गए राष्ट्रपति महमूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के। वहीं पर 30-31 जुलाई की दरमियानी रात हत्या हो गई उनकी। ईरान और हमास ने हत्या का इल्ज़ाम इजराइल पर लगाया, लेकिन इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली। 5 महीने बाद दिसंबर 2024 में इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने स्वीकार किया कि हानिये की हत्या उनके देश ने करवाई। दूसरा नाम याह्या सिनवार। जंग से पहले वो गाज़ा पट्टी में हमास के लीडर थे। हमास के शुरुआती लोगों में से एक हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन उनके गुरु थे। सिनवार 1988 में आखिरी बार अरेस्ट हुए। उन्हें 12 फ़िलिस्तीनियों की हत्या के इल्ज़ाम में 4 बार की उम्र कैद सुनाई गई थी, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं। कभी जिंदा जेल से बाहर नहीं आने वाले थे, लेकिन 2006 में हमास ने इजरायली सैनिक गिलाड शालित का अपहरण किया। 5 बरस बाद 1027 फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले में शालित को छोड़ा गया। जिन फ़िलिस्तीनी कैदियों की तब रिहाई हुई थी उनमें याह्या सिनवार भी थे। जेल से निकलने के बाद वो फिर से हमास के साथ जुड़े, जल्दी लीडरशिप में ऊपर बढ़ गए। 2017 में उन्हें गाज़ा पट्टी में हमास की कमान दी गई और अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले की साजिश उन्हीं ने रची। 16 अक्टूबर 2024 को इजरायली सैनिकों ने रफा में उन्हें मार दिया। बड़ी आइकॉनिक तस्वीरें तब आई थी। अब तीसरे नाम की तरफ चलिए, जिन्हें लेकर पिछले 7 महीनों से संशय बना हुआ था। ये शख्स थे मोहम्मद दिएफ, हमास के मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड्स के सरगना। इसी ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक लॉन्च किया था, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया गया। 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया। दिएफ इस हमले की प्लानिंग और हमलावरों को ट्रेनिंग देने में शामिल थे। दिएफ की शख्सियत हमेशा रहस्यमयी रही। सिनवार और हानिये अक्सर पब्लिक में आते थे।
उनकी तस्वीरें और वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर डीएफ की 3 या 4 तस्वीरों से इतर इंटरनेट पर कुछ है नहीं। अक्टूबर 2023 के हमले के बाद उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया, लेकिन इसमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। डीएफ 1980 के दशक में हमास के मेंबर बने। 1989 में उन्हें इजराइल ने पहली बार गिरफ्तार किया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अल कस्म ब्रिगेड बनाने में मदद की। फिर गाज़ा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछाने का प्लान बनाया और हमास ने इन्हीं सुरंगों के सहारे खुद को बचाकर रखा इजराइल के ग्राउंड इन्वेजन के बाद भी। 1990 के दशक में इजराइल में कई बॉम्ब ब्लास्ट और इजरायली सैनिकों की हत्या में इनका नाम आया। मई 2000 में इजराइल के कहने पर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने उन्हें अरेस्ट किया, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो जेल से भाग गए। 2002 में उन्हें अल कस्म ब्रिगेड का लीडर बनाया गया और तभी से इजराइल के हिट लिस्ट में आए। 2002 में उन्हें मारने की पहली बड़ी कोशिश हुई और इस हमले में उन्होंने एक पैर और एक हाथ खो दिया। उनकी एक आंख भी चली गई, बोलने में भी दिक्कत होने लगी, लेकिन उन्होंने अल कस्म ब्रिगेड को बखूबी चलाया। 2014 में इजरायली सेना ने उनके घर पर बमबारी की। वो तो किसी तरह बच गए, लेकिन हमले में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। मई 2021 की जंग के दौरान इजराइल ने एक हफ्ते के अंदर 2 बार डीएफ को मारने की कोशिश की, लेकिन मिशन फेल रहा। फिर 2023 में सबसे खतरनाक जंग शुरू हुई। जंग के 5वें दिन इजराइल ने डीएफ के पिता के घर पर हवाई हमला किया और डीएफ इस बार भी बचे, मगर इसमें उनके भाई और उनके बच्चे मारे गए। इसके बाद 13 जुलाई 2024 को डीएफ पर खान यूनुस में हमला हुआ। इजराइल ने कहा कि हो सकता है डीएफ मारे गए हों। फिर 2 हफ्ते की पड़ताल के बाद उन्होंने पुष्टि भी की। इजराइल की घोषणा के बावजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने नवंबर 2024 में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। दूसरी तरफ इजराइल के दावे पर हमास ने कुछ कहा नहीं, न तो स्वीकार किया बात को और न ही इनकार ही किया। उन्होंने 7 महीने का समय लिया। फिर 30 जनवरी को हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने डीएफ की मौत का ऐलान कर दिया। अब आईसीसी को डीएफ के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को खारिज करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमास ने डीएफ की मौत का ऐलान करने में इतना वक्त लगाया क्यों? एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में उनका शरीर इतना क्षत विक्षत हुआ कि उनकी पहचान मुश्किल हो रही थी। जब तक पहचान हो पाती तब तक तेहरान में हानिये की हत्या हो गई और फिर अक्टूबर 2024 में याह्या सिनवार भी मारे गए। हमास नहीं चाहता था कि ट्रूप मोराल पर इसका असर पड़े। दूसरी बात ये कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। डीएफ ने अपने वीडियो में फिलिस्तीनियों को इजराइल पर हमले के लिए उकसाया था। एक तरह से डीएफ जंग के सिंबल थे। उनकी मौत के साथ अल अक्सा फ्लड का अंत मान लिया जाता और हमास इसके लिए तैयार नहीं था। तीसरा बिंदु यह है कि हमास ने डीएफ को लेकर संशय इसलिए भी बनाकर रखा क्योंकि उसे सीज फायर डील में अपनी शर्तें मनवानी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीएफ की मौत की पुष्टि के बाद हमास को अपनी मांगें मनवाने में दिक्कत भी आ सकती थी। खैर, इजराइल ने हमास के टॉप लीडर्स की हत्या तो की। इजरायली सेना का दावा है कि जंग में हमास के 20,000 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गाज़ा पट्टी से जो ताज़ा विजुअल्स आ रहे हैं उसमें इसका कोई असर दिखता नहीं है। बंधकों की रिहाई के समय हमास के सैकड़ों हथियारबंद लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे अपने मिलिट्री गियर में। बढ़िया फोटो सेशन होता है। हमास अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है। अब भी 15 महीनों की लड़ाई के बाद भी बचा हुआ है। कैसे? इसका एक जवाब अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास ने जितने लोग गंवाए उतने नए लोगों को रिक्रूट भी किया। गाजा में चल रही इंसर्जेंसी इसके लिए पर्याप्त खाद्य पानी मुहैया करा रही है। दूसरी बात, हमास 18 वर्षों से गाजा में शासन चला रहा है। वो इजराइल के खिलाफ 4 जंग लड़ चुका है, इसलिए उसके पास खुद को बचाए रखने के ऑप्शन है, जिनमें सुरंगों और रिहायशी इलाकों में छिपने का ऑप्शन सबसे मुफीद रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हमास का प्रोपेगेंडा हो सकता है। वो दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि पोस्ट वॉर गाजा में उससे रिप्लेस न किया जाए या गाजा पट्टी के आम लोग उसका विरोध न शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल तो ये बात स्थापित हो चुकी है कि इजराइल हमास का खात्मा करने में पूरी तरह से तो विफल रहा है, पूरा खात्मा नहीं कर पाया। एक और नई जंग का कारण बन सकती है ये बात। हमास का अध्याय यहीं पे समाप्त। अब बोनस खबरों की बारी। पहली खबर स्वीडन से है। 29 जनवरी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास सल्वन मोमिका की हत्या कर दी गई। मोमिका ने स्वीडन में कई मौकों पर कुरान जलाई थी। इसे लेकर उनके खिलाफ केस भी चल रहा था। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के इल्जाम थे। 29 जनवरी को ही उनके मामले में फैसला आने वाला था अदालत से, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मार दिया गया, कत्ल हो गया उनका। मोमिका इराकी नागरिक थे। उनका जन्म ईसाई परिवार में हुआ, बाद में नास्तिक हो गए। मोमिका 2018 से स्वीडन में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। 2023 में उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी थी, लेकिन कहा गया कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन में गलत जानकारी दी, लेकिन किसी तरह बच गए। स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी को लगा कि इराक में उन्हें टॉर्चर का सामना करना पड़ेगा और फिर उन्हें एक टेम्पररी रेसिडेंसी का परमिट दिया गया।
2024 में मोमिका नॉर्वे चले गए। उनका कहना था कि स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मानवाधिकार के दावे झूठे हैं। उन्होंने नॉर्वे में शरण मांगी, लेकिन नॉर्वे ने कुछ समय बाद ही उन्हें स्वीडन डिपोर्ट कर दिया और तब से वो स्टॉकहोम में थे। पुलिस ने उनकी हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी हत्या का कुरान जलाने वाली घटना से कोई संबंध है या नहीं। स्वीडन सरकार ने कहा है कि इस हत्या में किसी विदेशी शक्ति का भी हाथ हो सकता है। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अभिषेक ने लिखा, इरशाद ने रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।